हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 66 के लास्ट में हमने देखा था कि गिस्लिन बेलिंदा और पोएटे के साथ आया था कार्डेनिया राजधानी में और वहां पर जाकर मार्कस ब्रैनफोर्ड से बोलता है कि उसे साम्राज्य के नॉर्दर्न रीजन का कमांडर बना दिया जाए। अब ये सुनकर वहां पर बैठा हर कोई हैरान हो जाता है, लेकिन मॉरिस वो तो चिल्ला ही पड़ता है और कहता है कि क्या। मार्कस ब्रैनफोर्ड जो बिल्कुल गिस्लिन के सामने बैठा है वो इसे लगातार घूर रहा होता है और बहुत ही ज्यादा शांत आंखों से इसे देख रहा होता है। इसके चेहरे से पता नहीं चल रहा कि ये गुस्से में है या फिर आराम से बात कर रहा है, लेकिन गिस्लिन का एटीट्यूड, इसका ऑरा हर एक को दिखाई दे रहा होता है। तब अचानक से ब्रैनफोर्ड खड़ा होता है और कहता है कि फेनरिस गिस्लिन, मैंने नोटिस किया है कि तुम्हारे आने के बाद, हमारे साथ जुड़ने के बाद हम लोग बदल रहे हैं। इतने में गिस्लिन बोलता है कि हाँ, मैंने भी ये बदलाव महसूस किया है जब से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। हवा रॉयलिस्ट फैक्शन की तरफ बह रही है और मैं उस बहती हुई हवा की पूछ बन सकता हूँ जो उसे लगातार आपकी तरफ मोड़े रखेगी। इतने में ही ब्रैनफोर्ड बोलता है कि देखो गिस्लिन, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें नॉर्दर्न रीजन का कमांडर बना दूं, लेकिन असली बात यह है कि तुम जिस पोजीशन की मांग कर रहे हो वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब पूरे साम्राज्य में शांति हो तो ऐसे वक्त पर इस पोजीशन का कोई असर दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर एक बार युद्ध छिड़ गया तो उस वक्त एक पूरे रीजन का कमांडर कुछ भी बदलाव ला सकता है, क्योंकि एक पूरे रीजन के कमांडर के पास काफी ताकत होती है। उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करके वो कुछ भी कर सकता है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम जैसे अनप्रेडिक्टेबल ऐसा इंसान जो कभी भी कुछ भी कर सकता है, ऐसे इंसान के हाथ में इतनी बड़ी ताकत सौंप दूं, वो तलवार दे दूं जिससे कभी भी कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है, तुम ये कह रहे हो मुझसे? तब गिस्लिन पूरे आत्मविश्वास से बोलता है कि हाँ, मैं यही चाहता हूँ। तब दोस्तों यहाँ पर पूरे लुथानिया साम्राज्य का एक नक्शा दिखाया जाता है, जहाँ पर गिस्लिन की आवाज हमें बताती है कि लुथानिया साम्राज्य, इसकी ये विशाल सेना अलग अलग 4 रीजन्स में बटी हुई है, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट। इन सारे रीजन्स के कमांडर को पहले ही चुन लिया जाता है। जब शांति का माहौल होता है, पूरे साम्राज्य में कोई युद्ध नहीं चल रहा होता है, तो उस वक्त ये रीजनल कमांडर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकते। जैसा कि ब्रैनफोर्ड ने कहा, इनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस अपने रीजन में शांति बनाकर रखते हैं और आगे आने वाले खतरों के लिए स्ट्रेटेजी बनाते रहते हैं। लेकिन अगर एक बार युद्ध शुरू हो गया तो उस वक्त किसी भी रीजन के कमांडर को एक ऐसी ताकत मिल जाती है जिससे वो वहां पर मौजूद हर एक काउंट को समन कर सकता है, उसे अपने हिसाब से लड़ाई में बुला सकता है और हटा भी सकता है। दोस्तों, पूरे एक रीजन का कमांडर बनना एक ताकतवर पोजीशन है। गिस्लिन जिसके बारे में बोल रहा है, क्योंकि वहां पर मौजूद जितने भी जगह है, उनके लॉर्ड्स है, उन्हें ये लड़ाई के टाइम पर अपने हिसाब से चला सकता है। लेकिन क्या ब्रैनफोर्ड इसे एक पूरे रीजन का कमांडर बनाएगा? तब गिस्लिन आगे बोलता है कि देखिए, जैसा कि नॉर्दर्न रीजन के कमांडर की जगह खाली है और आप उस पर किसी न किसी को तो बिठाएंगे ही, तो मैं क्यों नहीं, आप मुझे वहां पर बिठा दीजिए। लेकिन दोस्तों, असली बात यह है कि 2 लड़ाइयां जीतने से या फिर गिस्लिन के बोल देने भर से ये ब्रैनफोर्ड मान जाएगा? गिस्लिन की बातों को सुनकर मार्कस ब्रैनफोर्ड जवाब देता है कि तुम्हें क्यों लगा कि ये पोजीशन खाली है? मैं जब चाहे जिसे चाहे वहां पर बैठा सकता हूँ, और कमांडर की पोजीशन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी के मांगने पर ऐसे ही मुंह उठाकर दे दिया जाए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या सोचकर तुमने मेरे सामने ये बात रखी है। इतने में गिस्लिन बोल पड़ता है कि ड्यूक डेल्फिन, क्या उसका प्रभाव साउथ और वेस्ट के सारे लॉर्ड्स पर नहीं पड़ चुका है? क्या आप इस बात से मना कर सकते हैं कि साउथ और वेस्ट रीजन के कमांडर्स ड्यूक डेल्फिन की बात नहीं मानेंगे? दोस्तों, गिस्लिन के हिसाब से साम्राज्य के साउदर्न और वेस्टर्न रीजन के कमांडर्स पहले ही ड्यूकल हाउस के साथ जुड़ चुके हैं। तब गिस्लिन आगे बोलता है कि हाँ, ये बात उतनी ही सच है कि नॉर्थ और ईस्ट के कमांडर्स अभी भी आपकी बात मान सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ही रीजन्स में अभी भी रॉयलिस्ट फैक्शन का प्रभाव ज्यादा है। लेकिन क्या आप इस बात से मना कर सकते हैं कि यहाँ पर भी ड्यूकल हाउस का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, और वो डेस्मोंड जिसे अभी तक नॉर्दर्न रीजन के कमांडर के लायक समझा जा रहा था, क्या आप इस बात से मना कर सकते हैं कि वो ड्यूकल हाउस के साथ नहीं जुड़ेगा? क्या वो डेस्मोंड सचमुच इतना विश्वास के लायक है कि वो ड्यूकल हाउस का साथ नहीं देगा और आप उस पर पूरी तरह से आंख मूंद कर विश्वास कर पाएंगे? मार्कस, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि एक बार इन रीजन्स में भी प्रभाव पड़ने लगा, ड्यूकल हाउस का तो बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, और जैसा कि रॉयलिस्ट फैक्शन अभी भी किसी तरह से साम्राज्य को संभाल रहा है, बाद में ये नहीं कर पाएगा। बाद में इसे साफ करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जैसा कि अभी भी साम्राज्य के 2 ताकतवर हिस्से रॉयलिस्ट फैक्शन के हाथ में ही है, तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए और जितना हो सके अपनी ताकत को बढ़ाया जाए, ऐसे आदमी को सामने लाया जाए जो इस पोजीशन को संभाल सके। यही चाहता हूँ कि रॉयलिस्ट फैक्शन का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ जाए, उसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि मुसीबत के वक्त में वो खुद को संभाल सके। मेरी इच्छा यही है कि हमारी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि अगर साम्राज्य में ड्यूकल हाउस अंतरिम युद्ध यानी कि सिविल वॉर की शुरुआत भी कर दे, तब भी हम उससे जीत जाएं, उसे हरा दें। दोस्तों, आगे जो होने वाला है गिस्लिन इन्हें लगातार बता रहा है, क्योंकि आगे चलकर सिविल वॉर होगा इस पूरे साम्राज्य में। ये बात तो गिस्लिन अच्छी तरह से जानता है, पिछली लाइफ में यही तो हुआ था। वो एक पूरे रीजन का कमांडर बन के डेस्मोंड को अपने रास्ते से हटाना चाहता है, ताकि आगे चलकर जब सिविल वॉर हो तब गिस्लिन पूरी ताकत के साथ ड्यूकल हाउस का मुकाबला कर सके, क्योंकि पिछली बार बेचारा बंदा अकेला ही तो लड़ रहा था।
था अब साम्राज्य में सिविल वॉर की शुरुआत होगी। ये बात सुनते ही वहाँ पर बैठा हर कोई हैरान हो जाता है, सदमे में आ जाता है। हर कोई गिस्लिन को घूर रहा होता है। काफी देर तक शांति हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर मार्कस ब्रैंडफोर्ड कहता है, यू लिटिल ब्रैट, तुम मेरे साथ बातों ही बातों में खेल रहे हो। ठीक है, तुम्हारा सुझाव मैं मानता हूँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मैं आगे चलकर रॉयलिस्ट फैक्शन में तुम्हारा कमांडर बनने का प्रस्ताव रखूंगा, लेकिन अभी नहीं। गिस्लिन इस बात का मतलब समझ नहीं पाता। इतने में ही यहाँ पर ब्रैंडफोर्ड बोलता है कि देखो, मेरी बात को ध्यान से समझो। साम्राज्य में किसी को भी कमांडर बनने से पहले किसी भी एक टेरिटरी का काउंट होना जरूरी है, और जैसा कि तुम एक काउंट नहीं हो, तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक काउंट बनाता हूँ। दोस्तों, गिस्लिन अपनी टेरिटरी को तो संभालता है, लेकिन वो अभी भी एक बैरन की पोजीशन पर है, मतलब कि वो काउंट से शायद नीचे ही होगा। तब यहाँ पर ब्रैंडफोर्ड बोल रहा है कि कानून के हिसाब से सबसे पहले उसे काउंट ही बनना पड़ेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रैंडफोर्ड ने इससे कमांडर बनाने से इनकार नहीं किया है। तब यहाँ पर ब्रैंडफोर्ड आगे बोलता है कि देखो गिस्लिन, मैं तुम्हें काउंट बना रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा फादर भी एक काउंट है, इसलिए तुम दोनों एक ही पोजीशन में होंगे, तो तुम्हारे फादर को बेइज्जती महसूस हो सकती है, जो इतने सालों से साम्राज्य के लिए काम कर रहे हैं। तुम अचानक से उनके बराबर में कैसे आ सकते हो? हालांकि वो तुम्हारे फादर हैं, फिर भी मैं उनकी पोजीशन भी बढ़ाता हूँ। मैं तुम्हें काउंट बनाता हूँ और काउंट पॉडियम को उससे ऊपर वाली जगह देता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें कमांडर बनना है तो तुम्हें भी मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। हालांकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि कमांडर बनते ही तुम्हारी पोजीशन तुम्हारे फादर से भी ऊपर हो जाएगी, लेकिन कमांडर की पोजीशन को पाने के लिए तुम्हें सबसे पहले तुरियन किंगडम में जाना होगा और वहां पर जाकर वो काम करना होगा जिनकी रिक्वेस्ट मेरे पास आई है। दोस्तों, साम्राज्य में गिस्लिन को तो अपनी रैंक में प्रमोशन मिला ही है, लेकिन साथ ही साथ इसके बाप पर्डियम को तो बैठे बिठाए ही प्रमोशन मिल गया है, ताकि उसे बेइज्जती महसूस ना हो। और ध्यान देने वाली बात यह है कि गिस्लिन को नॉर्दर्न रीजन का कमांडर बनाने के लिए यहाँ पर मार्कस ब्रैंडफोर्ड ने एक शर्त रख दी है कि वो सबसे पहले तुरियन किंगडम में जाए, वहां से किसी काम की रिक्वेस्ट आई है, और जब वो काम गिस्लिन कर देगा उसके बाद मार्कस ब्रैंडफोर्ड डिसाइड करेगा कि उसे कमांडर बनाना चाहिए या नहीं। तब मार्कस आगे कहता है कि तो बताओ, क्या तुम ये काम करोगे? तुम जाओगे तुरियन किंगडम, वहाँ के शैडो माउंटेन में जाकर वो रिक्वेस्ट पूरी करोगे? अब दोस्तों, तुरियन किंगडम के नाम से ही गिस्लिन सोच में पड़ जाता है और कहता है कि क्या तुरियन किंगडम ऐसा साम्राज्य जिसे नेशन ऑफ नाइट्स के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, गिस्लिन के हिसाब से तुरियन किंगडम एक ऐसी जगह है जहाँ पर नाइट्स रहते हैं, मतलब कि तलवारबाज, और उन सब का एक साम्राज्य है जिसका नाम है तुरियन किंगडम। लेकिन वहां से भी बचाने की रिक्वेस्ट आई है, ये बात तो समझ में नहीं आ रही, मतलब बहुत ही बड़ा खतरा है। तब गिस्लिन आगे तुरियन किंगडम के बारे में बताता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर ताकतवर मॉन्स्टर्स घूमते रहते हैं, बहुत ही बड़े, बहुत ही भयानक और बहुत ही ताकतवर मॉन्स्टर्स की ये जगह तुरियन किंगडम, और उसी जगह में स्थित है ये शैडो माउंटेन, एक बर्फीली जगह जहाँ पर सबसे ज्यादा इस तरह के मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं, ताकतवर राक्षस पाए जाते हैं। साथ ही साथ गिस्लिन ये भी बताता है कि शैडो माउंटेन में ही तुरियन किंगडम की आधे से ज्यादा जगह आती है, मतलब कि बहुत सारा एरिया शैडो माउंटेन में ही है, और वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उन पर लगातार मॉन्स्टर हमला करते रहते हैं, और उनसे बचने के लिए ऑफ कोर्स इन्हें तलवार चलानी पड़ती होगी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और टफ बन चुके हैं। इसलिए यही बोल रहा होता है कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो भी लड़ने में काफी टफ है और ताकतवर होते हैं। इसके अलावा जो वहाँ के नाइट्स हैं, उनका तो तलवारबाजी में कोई मुकाबला ही नहीं है। इस पूरे कॉन्टिनेंट में जितने भी ताकतवर तलवारबाज हैं, वो तलवारबाज उनसे कम नहीं है। मैं खुद अपनी पिछली जिंदगी में वहाँ पर रह चुका हूँ, वहाँ पर ट्रेनिंग ले चुका हूँ, और साथ ही साथ बहुत सारे राक्षसों से मुकाबला भी कर चुका हूँ। हालांकि वहाँ का कानून इस बात को अलाउ करता है कि वहाँ पर जाकर कोई भी ताकतवर मॉन्स्टर्स को मार सकता है, उनकी मदद कर सकता है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने सामने से हमें रिक्वेस्ट भेजी है शैडो माउंटेन में आकर वहाँ पर मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने के लिए। इसका मतलब तो बस एक ही बात बनती है, बहुत ही जल्दी राक्षसों की एक बड़ी लहर वहाँ पर आने वाली है। बहुत सारे राक्षस उन पर हमला करने वाले हैं, जिसकी वो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ये मार्कस ब्रैंडफोर्ड तो खुद गिस्लिन की ताकत को टेस्ट करने के ऊपर उतर आया है, क्योंकि ऐसी खतरनाक जगह पर भेजने का मतलब तो यही बनता है ना कि ये देखना चाहता है कि आखिरकार गिस्लिन के अंदर ताकत कितनी है। तब मार्कस ब्रैंडफोर्ड गिस्लिन से बोलता है कि वहाँ पर बहुत ही बड़े मॉन्स्टर्स की वेव आने वाली है, वो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, और जैसा कि तुमने अभी अभी एक लड़ाई की है, तुमने काबाल्डी किले पर हवा में उड़कर हमला किया, वहाँ के बड़े से दरवाजे को ओरा ब्लेड से तोड़ दिया। ये सारी बातें तो सुनने के बाद मुझे यही लग रहा है कि मॉन्स्टर तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। दोस्तों, मार्कस ब्रैंडफोर्ड तो बदला लेने पर उतर आया है। इससे पहले गिस्लिन ने एटीट्यूड दिखाया था ना, अब मार्कस की बारी थी और वो बोल रहा है कि मॉन्स्टर्स तो तुम्हारे सामने कुछ नहीं है, जबकि तुम इतने बड़े कारनामे कर चुके हो, इसीलिए तुम जो मांग रहे हो उसके बदले में तुम्हें ये काम तो करना ही होगा। वहां पर जाओ तुरियन किंगडम में और इस परेशानी को हल करो। तब गिस्लिन ये बातें सुनकर समझ जाता है कि मार्कस इसे टेस्ट करना चाहता है। तब गिस्लिन कहता है कि मैं तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहले आप राजधानी की एक सेना की टुकड़ी को फेनरिस की सीमा पर खड़ा कर दीजिए, ताकि वो
वो फेनरिस और पर्डियम की रक्षा कर सके, क्योंकि अगर मैं वहां पर नहीं होऊंगा तो इन दोनों जगह की रक्षा आपकी जिम्मेदारी है। आपको इतना तो मेरे लिए करना ही होगा कि अगर मैं तुरियन किंगडम जाता हूँ, अपनी जगह से दूर रहता हूँ, तो आपको मेरे लोगों की रक्षा करनी होगी। और हाँ, ये भी नहीं कहा जा सकता कि ड्यूकल हाउस की मूवमेंट जो अभी कुछ दिन के लिए बंद हो चुकी है, क्योंकि मैंने कबाल्डी किले को जीत लिया है, लेकिन इस बात से मना भी नहीं किया जा सकता कि वो कभी भी पीछे से धोखा देकर वार कर सकते हैं, और क्या पता वो मेरे क्षेत्र पर हमला बोल दे। दोस्तों, गिज़लिन की चिंता बिल्कुल सही थी कि अगर वो वहां पर नहीं होगा, मतलब कि अपनी जगह पर, तो कोई भी ड्यूकल हाउस से इसके राज्य पर हमला कर सकता है, और डेस्मोंड तो इस ताक में बैठा ही है। गिज़लिन यही सारी बातें बोलने के बाद मार्किस ब्रैंडफोर्ड से अपनी बातें मनवाने के बाद वहां से चला आता है और सोच रहा होता है कि मेरी पिछली जिंदगी में जब सिविल वॉर हुई थी, ड्यूकल हाउस ने भी इसी तकनीक का इस्तेमाल किया था। उसने सबसे पहले साम्राज्य के सारे कमांडर्स को अपने साथ किया, उसके बाद उन्हें अपने ही साम्राज्य में विद्रोह करने के लिए बोला, जबकि रीजन्स के लॉर्ड उनके कमांडर की बात ही मानते हैं युद्ध के दौरान। तो इस तरह से सिविल वॉर की शुरुआत हो गई और साम्राज्य का तख्त हिल गया, यहाँ के राजा को हटा दिया गया गद्दी से। और इस बार भी ड्यूकल हाउस की चाल यही है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरी पिछली जिंदगी में नॉर्दर्न रीजन का वो लॉर्ड जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हुआ था, वो तो हैरल्ड डेस्मोंड, लेकिन इस बार मैं उसे कमांडर बनने नहीं दूंगा। इस बार मैं कमांडर की पोजीशन को खुद अपने हाथ में लूंगा। उसके बाद हैरल्ड डेस्मोंड को रास्ते से हटाकर ड्यूकल हाउस को उसी की भाषा में जवाब दूंगा। वो चाले जो चल रहा है ना, अब मैं उसे उसी की चाल से मात दूंगा। ड्यूक डेल्फिना, मैं पूरे नॉर्थ का कंट्रोल उसी तरह से हाथ में लूंगा जैसा कि तूने किया था। और इसी पक्के इरादे के साथ गिज़लिन निकल पड़ता है तुरियन किंगडम की तरफ, शैडो माउंटेन में, जहां पर जाकर उसे मॉन्स्टर से लड़ाई करनी है, ताकि ये सारी रिक्वेस्ट पूरी करने के बाद वो एक पूरे रीजन का कमांडर बन जाएगा। दोस्तों, ताकत हासिल करने के लिए बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ती है और बहुत ही ज्यादा टेस्ट देने पड़ते हैं। गिज़लिन कीमत तो पहले ही चुका चुका है पिछली जिंदगी में, खुद अपने परिवार को खोकर मरकर, लेकिन अब वो इस जिंदगी में अपनी ताकत का टेस्ट लगातार दिए जा रहा है। लेकिन क्या उसकी मुसीबतें इतनी जल्दी खत्म होगी? अब यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है। हमें दिखाई जाती है डेस्मोंड टेरिटरी। हमें एक खेत का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बीचों बीच एक तलवार गड़ी है, उसके ऊपर एक हेलमेट रखा होता है। ये हेलमेट है विक्टर का। दोस्तों, विक्टर वही बंदा है जो कि डेस्मोंड का छुपा हुआ हथियार था, जो पर्डियम की लड़ाई के दौरान मारा गया था गिज़लिन के हाथों से। यहाँ पर उसी का हेलमेट रखा होता है तलवार के ऊपर, और इसे एक बंदा देखते हुए बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है। ये बंदा तो हेलमेट को देखते हुए इतना ज्यादा इमोशनल हो रहा है कि पता चल रहा है कि इसे विक्टर से बहुत ही ज्यादा लगाव था। तभी पीछे से आवाज आती है कि हटन, कैसा फील कर रहे हो तुम? पीछे खड़ा होता है काउंट डेस्मोंड, जो कि इससे बात करने के लिए आया है। तभी ये बंदा हटन, जो कि अभी सेंटी हो रहा था ना, वो बोलता है कि ओह काउंट, आप पता है आपको, विक्टर जैसा बच्चा मेरे पास फिर कभी नहीं आएगा। विक्टर अपने जैसा इकलौता था, लेकिन अब तो वो भी जा चुका है। ये दुनिया कितनी निर्दयी है। क्या कहा था आपने? उस लड़के को जिसने मारा, विक्टर को जिसने मारा, उसका नाम है गिज़लिन पर्डियम, यही कहा था ना आपने? तब डेस्मोंड बोलता है कि हाँ, गिज़लिन फेनरिस, अब वो फेनरिस का बैरन बन चुका है। अचानक से हटन इस हेलमेट के पास से जाने लगता है और डेस्मोंड से बोलता है कि बेकार की बातों में ये वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। मैं समझ गया हूँ, इस दुनिया का एक रूल है, तुमसे बेहतर कोई ना कोई इस दुनिया में पहले ही मौजूद होगा। मेरी भावनाओं की इतनी चिंता करने के लिए आपका धन्यवाद काउंट। और ये बोलकर हटन वहां से जाने लगता है। तभी पीछे से डेस्मोंड बोलता है कि ड्यूकल हाउस पर्डियम और बैरन फेनरिस गिज़लिन के बारे में गलत था, वो उसकी ताकत को समझ नहीं पाए और जिसकी कीमत हमें चुकानी पड़ी है। जैसा कि तुम जानते हो कि अब विक्टर मर चुका है। उसके अलावा हमें रोल जोसेफ ने बताया है कि गिज़लिन को इस नॉर्दर्न रीजन की सबसे ज्यादा ताकतवर तलवारबाजों में एक समझा जाए। तो अब तुम क्या सोच रहे हो इस बारे में? हमारा सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका है, और जबकि गिज़लिन रॉयलिस्ट फैक्शन के साथ जुड़ चुका है, तो वो बहुत ही जल्दी उसके साथ मिलकर मेरी तरफ बढ़ेगा मुझे मारने के लिए। रॉयलिस्ट फैक्शन वाले लगातार मुझ पर नजर गड़ाए हुए हैं और मेरी गलती का इंतजार कर रहे हैं मुझे खत्म करने के लिए। और दुनिया के सामने मेरी जो न्यूट्रल नोबल वाली इमेज थी वो भी बेकार हो चुकी है। वो बस एक खोखले शेल के बराबर है। सब कोई जानते हैं कि मैं ड्यूकल हाउस से जुड़ा हूँ। ये सुनकर हटन बोलता है कि क्या आप ड्यूकल हाउस की बातों पर सवाल उठा रहे हैं काउंट? तब इतने में ही डेस्मोंड साफ साफ लफ्जों में इस हटन से बोलता है कि आज के बाद मैं ड्यूकल हाउस तो क्या, किसी के भी ऑर्डर नहीं मानूंगा। अब से मैं जो कुछ करूंगा अपनी इच्छा से करूंगा। अब मैं किसी के आदेशों के आने का इंतजार नहीं करने वाला। मैं खुद पर्डियम और उस फेनरिस के खिलाफ वॉर शुरू करूंगा और उन दोनों को खत्म
खत्म करके रख दूंगा। और जब ये सारी चीजें मैं कर लूंगा उसके बाद ड्यूगल हाउस के साथ मैं बातचीत खुद ही कर लूंगा। मैं उन्हें समझा दूंगा कि आखिरकार मैंने ये लड़ाई क्यों की थी, इसीलिए अब जो कुछ होगा मेरी इच्छा से होगा। तब हटन बोलता है कि आपको नहीं लगता कि जबकि रॉयलिस्ट फैक्शन की आप पर नज़र बनी हुई है, अगर आप लड़ाई शुरू करेंगे तो वो आपके खिलाफ हो जाएंगे, वो आपको मारने को तैयार हो जाएंगे। इस तरह से पार्डियम और फेनरिस के खिलाफ अचानक से युद्ध की शुरुआत करना एक सिविल वॉर की तरह है। वो इसे सिविल वॉर ही समझेंगे और आप पर भी हमला बोल सकते हैं। और क्या बिना ड्यूक की मदद के आप उनसे मुकाबला कर पाएंगे, रॉयलिस्ट फैक्शन से जीत पाएंगे? अभी यहाँ पर डेस्मोंड बोलता है कि मेरी बात सुनो हटन, मेरे सामने अपने दिल की भावनाओं को छुपाने की जरूरत नहीं है। क्या बस इतना ही चाहते हो तुम? क्या तुम्हें बदला नहीं चाहिए? ये सुनकर अचानक से हटन कहता है कि आप इस तरह की बेकार बात मुझसे कैसे कर सकते हो, ये इतनी बुरी है। आपको क्या लगता है कि मैं उस रात को भूल गया हूँ जब वो बच्चा विक्टर, जिसके नाम में ही जीत है, वो अचानक से मारा गया और उसका हेलमेट मेरे सामने आया? आपको क्या लगता है कि मुझे क्या महसूस हुआ होगा? वो बच्चा मेरे लिए इतना कीमती था, वो प्रीशियस चाइल्ड जिसे मैंने खुद ट्रेन किया, मेरा इकलौता शिष्य। मैं उसको टीचर हूँ, लेकिन लगता है कि मेरी ट्रेनिंग में कोई कमी रह गई, मुझे सिखाने में कमी रह गई। मेरे लिए कोई कितना भी कर दे लेकिन काफी नहीं होगा। वो बैरन फेनरिस गिस्लिन, मैं उसका सर अपने हाथों से काटूंगा। तब ये हटन डेस्मोंड के सामने झुकता और कहता है कि मुझे ये करने का मौका दीजिए, उस गिस्लिन का सर काटने का। तब डेस्मोंड गुस्से में कहता है कि हटन, ये वक्त जल्दी ही आएगा, मैं लड़ाई की शुरुआत करने वाला हूँ। वो वक्त जल्दी ही आने वाला है जब युद्ध होगा और तुम अपने 2 विंग्स नाइट के साथ आगे बढ़कर युद्ध की शुरुआत करना, उन्हें चीर फाड़ डालना, और उस वक्त गिस्लिन तुम्हारे हाथों से मारा जाएगा। गिस्लिन, तेरा वक्त आ चुका है। दोस्तों, ये गिस्लिन के खिलाफ हर एक बंदे को जोड़ रहा है जो भी उससे नफरत करता है, लेकिन कितने चैप्टर से बोला ही जा रहा है कि युद्ध करूंगा और कर भी ले। ये गिस्लिन पर हमला बोलने वाला है। बड़ी परेशानी ये नहीं है, बड़ी परेशानी ये है कि गिस्लिन अपने एरिया को छोड़कर अब तुरियन किंगडम में जाने वाला है, और जबकि गिस्लिन खुद ही रक्षा के लिए मौजूद नहीं होगा वहां पर, तो उसके क्षेत्र को कौन बचाएगा, उसके परिवार को कौन बचाएगा, पार्डियम और फेनरिस की रक्षा कौन करेगा, ये सब हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों।